हेलो बच्चों। आज कार्बन एंड कंपाउंड्स का पार्ट 3 है, जो कि हमारी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप रह गया। आज फटाफट से करके इसको कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद बात करेंगे इसके पीवाईक्यू। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल अगेन एक इतना इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जो कि हमारी हर अल्कोहलिक बेवरेजेस में कॉमनली मिलता है। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कि इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा यूजफुल हो गया। तो पहली चीज, इथेनॉल क्या है, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। वाटर के साथ वो किसी भी प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दैट्स वाई हम उसको यूज कर लेते हैं हर अपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस में। तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में यूजेस लिखे हैं, बट इसके कुछ हार्म्स भी होते हैं। ठीक है, सो वो भी ध्यान से देख लो। यहां पे लिखा है इथेनॉल जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, एंड इथेनॉल कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है आपकी सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट। मेडिसिन में भी यूज होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन में, कॉफ सिरप्स में, और बहुत सारे टॉनिक्स में। दैट्स वाई आप क्या फील करते हो, किसी भी कॉफ सिरप को लेने के बाद स्लीपी फील करते हो। ठीक है। देन ये आपको कह रहा है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी को कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमें ड्रंकननेस कर देता है। और अगर हमने इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में ले लिया, यानी कि प्योर अगर इथेनॉल चला गया, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लीथल हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए होता है। तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, दिस इज योर इथेनॉल। ओके, OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल ग्रुप को, 2 कार्बन है, दैट मींस इथेन, तो इथेनॉल हो गया। इसको हमने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो एक ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है सोडियम इथॉक्साइड, एंड साथ में क्या कर रहा है, H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आपकी जो ये रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाली चाहे करो ना करो, बट आपको ये वाली रिएक्शन जरूर करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आप पहचान कहां से करोगे, H2SO4 से, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो ये कैसे करनी है आपको, यहाँ पे देखो, यहां पे अगेन C2 है, OH लगा हुआ है, इथेनॉल हो गया। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप इसको करोगे तो ये इथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इथीन। ओके, एंड साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो ये पीछे हमने भी काफी सारी इक्वेशंस करी थी, निकल वाली, KMnO4 वाली, H2SO4 वाली, तो ये 3-4 इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम जो करने लगे हैं वो बात करने लगे हैं हम किसके बारे में, अपने इथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक है, इथेनोइक एसिड अब देखो कि क्या करता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है ना कि देखो, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है हमारी इंडस्ट्री में। दैट्स वाई हमने इन दोनों को अलग अलग दिखा दिया है। तो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। और ये कहता है अगर हम इथेनोइक एसिड का 5 से 8% सिर्फ वाटर में अगर डाल देंगे तो ये बन जाता है हमारा व्हाट, विनेगर, यानी कि सिरका, जो नूडल्स वगैरह में हम यूज करते हैं, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव की तरह हम पिकल्स में भी डालते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनोइक एसिड का, वो 290 केल्विन है, यानी कि ये फ्रीज हो जाता है विंटर्स के टाइम में, एंड दैट्स व्हाई हमने इसको एक स्पेशल नेम दे दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, सो ये यहाँ पे आपको दे रखा है। अब इसकी ये रिएक्शन, मतलब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जितनी बार बोलूं उतना कम है, पक्का 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 मिलने के चांस है। और पता नहीं आप जितने मर्जी पीवाईक्यू देख लेना, ये वाली इक्वेशन तो आती ही आती है। तो इस रिएक्शन का नाम है आपका एस्टेरिफिकेशन। क्या नेम है इस रिएक्शन का, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। वेरी 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 वेरी, जितना मर्जी लगा लो, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको जरूर करके जाएंगे। अब यहां पे हम चीज देखते हैं कि क्या होता है। देखो, एस्टेरिफिकेशन का मतलब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसका नाम क्या होगा, एस्टर। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा एस्टेरिफिकेशन। अब
हमारा इथेनोइक एसिड भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इधर से इथेनॉल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोनों को जब मैंने आपस में रिएक्ट करा दिया और थोड़ा सा एसिड डाला, तब ये एस्टर फॉर्म हुआ। अब बेसिकली ये एस्टर होता क्या है, पहले इक्वेशन को समझो। ये देखो, CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड हो गया, CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल हो गया। इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे यहां पे मिल रहा है CH3COOOCH2CH3, जिसको हमने बोला क्या, एस्टर। अब देखो ये करना देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ये मैं आपके लिए बहुत इजी बना देती हूं। आप यहां पे ध्यान से देखो, हमें पहले इधर तक जाना है इस डायरेक्शन में, प्लस के साइन से पहले वाले पे इस डायरेक्शन में जाओ तो आपको क्या दिख रहा है, CH3, फिर उसके बाद आपको ये दिख रहा है COO। अब COO क्योंकि कीटोन ग्रुप होता है और मैंने कीटोन ग्रुप को ऐसे अटैच करना सीखा है तो मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहां से जो हाइड्रोजन है वो लूज हो जाएगा, उसको छोड़ दो। अब मुझे क्या करना है, ये वाले को उल्टी डायरेक्शन में जोड़ना है। तो यहां पे पहले मेरा क्या आएगा, O, फिर मेरा आ रहा है CH2 और फिर मेरा आ रहा है CH3। तो पहले हम ऐसे जा रहे हैं, इधर से H को छोड़ेंगे, इधर से भी H को छोड़ेंगे और इधर से उल्टा O, फिर CH2, फिर CH3, ठीक है। तो ये आपका बन गया एस्टर। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इधर से जो दोनों H गायब हुए वो H2 ये रहे और एक O ये एसिड से ले लेता है, ठीक है। तो H2O आपका साथ में फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान से एक बार और चेक कर ले। देखो पहले हमें इस डायरेक्शन में जाना है, पहले हमें इस डायरेक्शन में यहां तक जाना है और फिर हमें यहां से यहां तक आना है। तो आपने किया CH3COO, फिर इधर से O, CH2CH3 एंड दिस इज योर एस्टर। और एक इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल के बीच में। अब ये जो एस्टर होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। क्या है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसकी वजह से हम इसको परफ्यूम्स में यूज करते हैं और बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट में। जैसे हम कोई भी बनाते हैं, वनीला एसेंस बना रहे हैं या कोई भी कॉफी का फ्लेवर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसमें ये यूज किया जाता है। अगर मुझे ये एस्टर से वापस ये दोनों चाहिए, एस्टर बन गया, एस्टर किन दोनों का प्रोडक्ट है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का। तो मुझे अगर एस्टर से वापस ये दोनों चाहिए तो मैं इसको, अभी मैंने पहले एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, अब मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करा दूंगी और मुझे ये दोनों वापस मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, यानी कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो एस्टर बन रहा है। अगर मैं एस्टर को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दूंगी तो मुझे वापस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। और उस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगी? सपोनिफिकेशन। क्या नाम दूंगी? सपोनिफिकेशन। The ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification और इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सोप्स में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम में ज्यादातर ये वाली पूछी जाती है। तो आपको क्लियर हो गई है? इसको जरूर लिख लेना और कम से कम इसको 10 से 15 बारी करना, तब जाके ये दिमाग में फिट हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। तो देखो यहाँ पे एस्टर है, ये इस एस्टर को मैं यहाँ पे रिएक्ट करा रही हूं तो CH3OH मिल गया मुझे, C2H5OH भी बोल देते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की H की जगह Na लग जाएगा क्योंकि हम रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ। तो दिस इज योर सपोनिफिकेशन रिएक्शन। बस आप ये याद रख लेना, दैट्स इट। इनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, सोप एंड डिटर्जेंट। क्योंकि हमने सपोनिफिकेशन पढ़ लिया, सोप्स बनाने सीख लिए, तो सोप्स को अब अच्छे से समझ भी लेते हैं। सबसे पहले तो सोप्स क्या होते हैं, ठीक है। यहां देखो आपका सोप कहीं ना कहीं बन रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉल्ट्स, सोप्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, यही चीज लिखी है।
अब सोप्स की ना क्या होते हैं, दो एंड्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन यहां से, सेकंड कह रहे हैं इसके दो एंड्स होते हैं और दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। वन हाइड्रोफिलिक, जो कि अट्रैक्ट होगी किसके साथ, वाटर के साथ, फिलिक वाटर के साथ जाएगी, और दूसरा एंड जो होगा वो होगा फोबिक, यानी कि उसको डर लगेगा तो वो पानी में नहीं जाएगा। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, तो वो वाटर के साथ नहीं जाएगा, तो वो किसके साथ रहेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। फिर आप कह रहे हो द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट्स विद वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट्स विद द ऑयल, क्योंकि आपके कपड़ों में या कहीं पे भी जब भी डर्ट लगती है तो डर्ट के अंदर ऑयल होता है। देखो अब यहां पे क्या होगा कि ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको मैं बोल रही हूं हाइड्रोफिलिक, तो ये वाला हाइड्रोफिलिक एंड है यानी कि आयनिक पार्ट, ये मेरा डर्ट के साथ करेगा, और ये वाली जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये है हाइड्रोफोबिक, जो कि किसके साथ करेगी, आपकी सोप मॉलिक्यूल के साथ में करेगी, ठीक है। और जब आप इसको इस तरीके से करते हो तो ये एक मीजल की फॉर्मेशन करती है। The soap molecule thus forms structure called measles, where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. This form an emulsion in water. The soap measle thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. तो ये है मेरा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो एनसीईआरटी से आप इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है पहले सोप क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट ये है, क्लींजिंग एक्शन लिखा हुआ है आप एज इट इज याद कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखो डर्ट मॉलिक्यूल है तो आपकी चेन यहाँ पे है और ये वाला आयनिक पार्ट बाहर है, दिस फॉर्म इमल्जन, और जिसकी वजह से आपके क्लोथ्स जो होंगे वो क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आता है एक डिटर्जेंट में। अब हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, तो हमारे जो सोप्स थे वो क्या थे, सोडियम और पोटेशियम एंड था उनका कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन में। यहाँ पे डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या है आपके, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है। ये किसके होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स के होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, हार्ड वाटर में भी सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ये देखो, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स है और ये सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड है। तो पहला डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट डिफरेंस, सोप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में ही काम करते हैं बट हार्ड वाटर में नहीं करते हैं, और डिटर्जेंट जो है वो दोनों में ही काम करते हैं। सोप्स हमारे डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्लीन बेटर देन सोप्स, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप तीन डिफरेंसेस को ये भी कर लेना, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी जरूर करके जाओगे विद डिफरेंस, क्योंकि ये केस स्टडी में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर आपका एस्टेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये आप अच्छे से करोगे, वो वाली रिएक्शन बहुत अच्छे से करोगे, एंड पीछे जो हमने दो तीन रिएक्शन और करी थी उनको भी ढंग से करोगे। अब आप पीवाईक्यूज देखो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आई होप ये आपको चैप्टर पसंद आ गया है, समझ आ गया है, इसको ध्यान से नोट करना। कार्बन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपकी केमिस्ट्री का कम से कम ये 70% पार्ट है, तो ध्यान से करोगे आप इसको। ओके, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं पीवाईक्यूज के लिए नेक्स्ट वीडियो में।